हेलो गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपको 300 का पहला पार्ट इतना पसंद आया है और आएगा भी कैसे नहीं, क्योंकि इस तरह की मूवीज दसियों साल में एक बार जो बनती हैं और इसीलिए आप इस मूवी और इन जाबाजों की कहानी मरते दम तक नहीं भूलेंगे और इसीलिए मैंने भी बहुत दिल से इन दोनों पार्ट को एक्सप्लेन किया है। तो आज हम 300 मूवी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि एक अहंकारी शहंशाह ने जब अपनी लाखों की सेना के साथ यूनान पर हमला किया तो सिर्फ 300 जाबाज स्पार्टन सिपाही उनके सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए, क्योंकि अंदर घुसते ही शहंशाह ज़र्जिस इनके शहर को जलाकर राख कर देगा, क्योंकि वो इंतकाम की आग में जल रहा है। इसीलिए शहंशाह ज़र्जिस और एथेंस शहर की मुकम्मल तबाही के बीच सिर्फ 300 स्पार्टा खड़े हैं, जिन्होंने ज़र्जिस की लाखों की सेना पर कैसा कहर बरसाया है ये आप इसके पहले पार्ट में देख चुके हैं। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लेना, क्योंकि इस दूसरे पार्ट को मैं ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं कि जिन्होंने पहला पार्ट नहीं भी देखा है उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। जानता हूं कि आपको सब्र नहीं हो रहा, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनान की सबसे बहादुर फौज स्पार्टन की है, जिनकी पहचान लाल लिबास और उनकी ढाल है। पर यूनान के दूसरे हिस्से में एथेनियन भी रहते हैं, जिनका लिबास नीला होता है और वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने में इनका कलेजा भी स्पार्टन से कम नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले फारसी राजा डेरियस यूनानियों को अपने पैरों पर झुकाने के लिए यूनान आया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यूनान आजाद रहे। इसीलिए वो समुद्र के रास्ते यूनान आया और उसकी फौज यूनानियों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा थी। पर सुबह होने से पहले ही एथेनियन उन पर टूट पड़े, क्योंकि राजा डारियस की फौज 1 महीने के समुद्री सफर से थकी हुई थी और इसीलिए एथेनियन ने इस मौके को जाया नहीं जाने दिया और अपनी पूरी ताकत से इन पर हमला कर दिया। पागलपन की ये रणनीति एक एथेनियन योद्धा थेमेस्टिक्लिस ने बनाई थी, जिसने फारसियों को एथेनियाई दरिंदगी का मजा चखा दिया, क्योंकि एथेनियन इन पर मौत की तरह टूट पड़े और राजा डारियस की फौज को संभलने का मौका भी नहीं दिया और एक एक फारसी को बड़ी ही बेरहमी से चुन चुन कर मारा गया। थेमेस्टिक्लिस की ये रणनीति काम कर गई और राजा डारियस की जीत की सोच अब नाउम्मीदी में बदल गई। तभी मार काट के बीच में एक लम्हा आया और थेमेस्टिक्लिस ने उसे गवाया नहीं, उसने राजा डारियस को मार दिया। पर थेमेस्टिक्लिस समझ गया था कि उससे गलती हो गई, क्योंकि उसने राजा डारियस के बेटे ज़र्जिस की आंखों में इंतकाम की आग देख ली थी। इसके बाद राजा डारियस वापस लौट गया, पर वो मौत की दहलीज पर था। इसीलिए उसके सभी सिपहसालारों को उसके पास बुलाया गया और उनमें सबसे महान थी जल सेना सिपहसालार आर्टेमिशिया, जिसे राजा डारियस अपनी बेटी मानता था। पर मरने से पहले राजा डारियस अपने बेटे ज़र्जिस से कहता है कि उन यूनानियों को सिर्फ देवता ही शिकस्त दे सकते हैं। पर उनके मरने के बाद आर्टेमिशिया ने ज़र्जिस से कहा कि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि यूनानियों को सिर्फ देवता ही हरा सकते हैं, इसीलिए अब तुम बनोगे महान दिव्य सम्राट। जिसके लिए आर्टेमिशिया ने मुल्क के कोने कोने से जादूगर और तांत्रिकों को बुलाया, जिन्होंने नौजवान ज़र्जिस पर जादू टोना करके उसे रेगिस्तान में भटकने के लिए छोड़ दिया। और जब वो तांत्रिक की एक गुफा में पहुंचा तो उसने अपने आप को पूरी तरह से शैतानी ताकतों को समर्पित कर दिया और जब वो निकला तो उसमें ज़र्जिस का कोई भी पुराना अंग नहीं था। वो अब पूरी तरह से इंसानियत से खाली था, क्योंकि उसने अब एक देवता के रूप में पुनर्जन्म लिया था। और इधर आर्टेमिशिया ने महल के अंदर ज़र्जिस के आने से पहले ही उसके सभी शुभ चिंतकों को साफ कर दिया। जो भी ज़र्जिस को सही रास्ते पर ला सकते थे वो सब आर्टेमिशिया के कहर का शिकार हो गए। और जब दिव्य सम्राट ज़र्जिस लोगों के सामने आया तो उसने पूरे यूनान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पर ज़र्जिस से ज्यादा इस जंग की चाहत आर्टेमिशिया को थी और जब ये खबर एथेनियन को पता चलती है तो उनमें अफरा तफरी मच जाती है। कुछ कहते हैं कि हमें अमन की बात करनी चाहिए, पर थेमेस्टिक्लिस कहता है कि फारसियों की 10 लाख से भी बड़ी फौज यूनान के मुहाने पर जंग के लिए तैयार खड़ी है, जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमन सिर्फ एक ही सूरत में कायम हो सकता है कि अगर हम सब एक हो जाएं, पूरा यूनान एक हो जाए, क्योंकि सिर्फ एथेनियन और यहाँ तक कि सिर्फ स्पार्टा भी इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए हम सबको एक होना होगा, क्योंकि फारसी हमला दोनों तरफ से होगा, समुद्र और जमीन की तरफ से। इसीलिए आपके पास जितने भी जहाज हैं उन्हें समुद्री किनारे पर भेजो और मैं खुद जाकर स्पार्टन से मदद मांगूंगा। और इधर हम देखते हैं कि ज़र्जिस की विशालकाय फौज भी यूनान की तरफ तेजी से बढ़ रही है और तभी आर्टेमिशिया बताती है कि एथेनियन गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो सब एक साथ मिलकर हमें रोक सकते हैं, जिस पर ज़र्जिस कहता है कि बस ये समुद्र पार हो जाए, उसके बाद जमीन पर फौज की कमान मैं संभालूंगा। मैं यूनान के बुज़दिलों को दिखाऊंगा कि हम उनकी गुस्ताखी भूले नहीं हैं। और इधर हम देखते हैं कि थेमेस्टिक्लिस भी जल्दी ही स्पार्टा पहुंच
पहुंच जाता है जहां यूनान के सबसे बहादुर सिपाही रहते हैं। तभी स्पार्टा की रानी आकर थेमेस्टिक्लिस से कहती है कि तुमने आने में देर कर दी, क्योंकि ज़र्जिस का फारसी दूत पहले ही आकर अपनी मांगे बता चुका है, जिन्हें जमीन और पानी चाहिए था, और राजा लियोनाइडस ने बेशक उन्हें वो तोहफा दे दिया। और अब स्पार्टा के राजा लियोनाइडस ये अच्छे से जानते हैं कि अब ज़र्जिस पूरी ताकत से हमला करेगा, इसीलिए वो जंग की रणनीति बनाने के लिए ओरेकल के पास गए हैं। जिस पर थेमेस्टिक्लिस कहता है कि अगर आप मुझे अपने स्पार्टा जहाज दे दें तो मैं उन लोगों का वो हाल करूंगा कि वो दोबारा यूनान की तरफ देखेंगे भी नहीं। जिस पर रानी कहती है कि हमें तुम्हारे गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है, स्पार्टा तुम्हारे साथ नहीं आएगा, मेरे आदमी तुम्हें बाहर तक छोड़ देंगे। जिसके बाद थेमेस्टिक्लिस वापस लौट जाता है और इधर आर्टेमिशिया के जहाज पर एक गुलाम को उसके सामने पेश किया जाता है, जो बाकी सिपाहियों से कहता है कि आर्टेमिशिया एक यूनानी वेश्या है और तुम लोग इसका हुक्म मानते हो। जिस पर आर्टेमिशिया उसका सर धड़ से अलग कर देती है, पर इसके बाद इसे एक और सिपाही पर शक हो जाता है, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो सिपाही यहाँ से बचकर समुद्र में कूद जाता है, क्योंकि आर्टेमिशिया अपने जंगी बेड़े के साथ यूनान के काफी करीब आ चुकी है। और फिर जल्दी ही वो सिपाही थेमेस्टिक्लिस के पास पहुँच जाता है, क्योंकि ये थेमेस्टिक्लिस का ही साथी जासूस है और इसका नाम सीलियस है। ये बताता है कि बेशक आर्टेमिशिया एक यूनानी है, पर वो यूनान से सबसे ज्यादा नफरत करती है। थेमेस्टिक्लिस कहता है कि उसकी नफरत की वजह मैं जानता हूँ, क्योंकि जब आर्टेमिशिया छोटी थी तो यूनानियों ने उसके गांव पर हमला किया और उसके सामने ही उसके पूरे परिवार का बलात्कार करके उन्हें मार दिया। जिसके बाद उन्होंने सालों तक आर्टेमिशिया के शारीरिक शोषण के लिए उसे गुलामों वाले जहाज पर रखा और फिर उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया, जहाँ एक फारसी दूत की निगाह उस पर पड़ गई, जिसने उसे जंग की तालीम दी और उसे जल्दी ही एक अव्वल दर्जे का तलवारबाज बना दिया। जिसके बाद उसने राजा डारियस के दुश्मनों के सरों के ढेर लगा दिए और जल्दी ही वो राजा डारियस की सबसे बेहतरीन सिपहसालार बन गई। और आर्टेमिशिया ने कसम खाई है कि वो जब यूनान वापस लौटेगी तो उसे जलाकर राख कर देगी। इसके बाद सीलियस बताता है कि एक बुरी खबर और है, क्योंकि ओरेकल ने स्पार्टन फौज को जंग की इजाजत नहीं दी है, इसीलिए राजा लियोनाइडस अपने 300 जाबाज सिपाहियों के साथ उत्तर में नर्क के द्वार की तरफ गए हैं, जहां से ज़र्जिस की फौज जमीन से हमला करने वाली है। तो अब एथेंस शहर और मुकम्मल तबाही के बीच खड़े हैं सिर्फ राजा लियोनाइडस और उनके 300 जाबाज सिपाही। इसीलिए थेमेस्टिक्लिस जल्दी ही जंग की तैयारी करना शुरू कर देता है और वो देखता है कि यहाँ पर सीलियस का बेटा भी है, जो कहता है कि मैं यहाँ लड़ना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर। जिसके बाद थेमेस्टिक्लिस अपने साथियों से कहता है कि फारसियों के जहाज हमसे बहुत ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन हमारे जहाज छोटे होने की वजह से तेजी से मुड़ सकते हैं, जिसका हम भरपूर फायदा उठाएंगे। और इधर आर्टेमिशिया कहती है कि जो भी कमांडर अपनी काबिलियत साबित करेगा उसकी जगह मेरे साथ होगी। जिस पर कमांडर भंडारी कहता है कि मैं अपनी जान पर खेलकर आपको जीत दिलाऊंगा। और इधर थेमेस्टिक्लिस भी अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करता है कि आज तुम्हारे इम्तिहान का दिन है। और इधर दुश्मन भी गुलामों पर कोड़े बरसाकर अपने जहाज उनकी तरफ तेजी से बढ़वाता है, पर थेमेस्टिक्लिस ने भी अपने जहाजों से अपना चक्रव्यूह तैयार कर रखा है। थेमेस्टिक्लिस कहता है कि फारसी जहाज बीच में से कमजोर है, इसीलिए ये लोग अपने जहाजों को उनके बीच में घुसेड़कर तोड़ने लगते हैं। फारसियों को इस हमले की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उनके बड़े बड़े जहाज अब समुद्र में डूबने लगते हैं। आर्टेमिशिया कहती है कि कमाल की चाल है, एथेनियन को उनकी पहली जीत पर खुश होने दो। जबकि इधर थेमेस्टिक्लिस कहता है कि आज तो हमारे लोग अच्छे से लड़े, पर कल हमें अपनी पूरी ताकत की जरूरत पड़ेगी। जबकि इधर आर्टेमिशिया अपने कमांडर की नाकामी पर उसे समुद्र में डुबा देती है। और फिर इसका साथी बताता है कि हमारे 75 जहाज डूब चुके हैं, 30 पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और उस यूनानी फौज का कमांडर वही थेमेस्टिक्लिस है जिसने शहंशाह डारियस के सीने में तीर दागा था। जिस पर आर्टेमिशिया कहती है कि दुश्मन ने तो जंग में अपनी अक्लमंदी का सबूत दे दिया, क्या तुम में से भी कोई ऐसा है? जिस पर कमांडर कशानी कहता है कि अगला हमला मैं करूंगा, कल सूरज डूबने से पहले जीत आपके कदमों में होगी। पर अगली सुबह थेमेस्टिक्लिस भी पूरी तरह से तैयार होता है और कमांडर कशानी भी अपनी ताकत के गुरूर में इन्हें कुचलने के लिए आगे आ जाता है। पर थेमेस्टिक्लिस उन्हें अपने पीछे पीछे कोहरे में ले आता है और जल्दी ही कोहरे की वजह से ये चट्टानों से टकरा जाते हैं, क्योंकि अब इनके बड़े बड़े जहाज इन चट्टानों में फंस चुके हैं। और तभी एथेनियन फौज इन पर शिकारियों की तरह टूट पड़ती है और बेरहमी के साथ इन सबको मारने लगती है। जल्दी ही खूनी जंग शुरू हो जाती है, कुछ अपने भी मारे जाते हैं, लेकिन थेमेस्टिक्लिस की फौज इस इलाके का पूरा फायदा उठाती है और दुश्मन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। इसी मारकाट के बीच सीलियस अपने बेटे को देखता है जो इसकी इजाजत के बिना यहाँ लड़ रहा है और ये अपने पिता से कहता है कि एक मर्द की जिम्मेदारी होती है अपने परिवार और वतन की हिफाजत करना। और
और इधर हम देखते हैं कि कशानी भी अब घिर चुका है, उसके सिपाही मारे जा चुके हैं, पर फिर भी ये आखिर तक लड़ता रहता है। तभी थेमेस्टिक्लिस इसके सामने आ जाता है और एक जोरदार लात मारकर इसे इसकी औकात दिखा देता है और एक ही वार में इसके सिर के 2 टुकड़े कर देता है। एक और हार के बाद आर्टेमिया कहती है कि उस थेमेस्टिक्लिस को जाकर मेरा पैगाम दो और उससे कहो कि आकर मुझसे मिले। और इधर हम देखते हैं कि थेमेस्टिक्लिस के सिपाही जब अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं तो तभी आर्टेमिया का साथी आकर कहता है कि आर्टेमिया का जहाज अमन वाले समुद्र में लंगर डाल रहा है, वो थेमेस्टिक्लिस से मिलना चाहती हैं। जिस पर थेमेस्टिक्लिस भी उसकी बात सुनने के लिए इनके साथ ही चला जाता है और जल्दी ही आर्टेमिया के जहाज पर पहुंचकर उससे कहता है कि जैसा सुना था तुम्हारा जहाज और तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। आर्टेमिया कहती है कि मेरे आदमी बता रहे थे कि जंग में शहंशाह डारियस को तुमने ही मारा था, पर तुम्हारी इस गलती की कीमत अब पूरा यूनान चुकाएगा। मारे गए हर एक यूनानी के लिए तुम्हें मेरे 1000 आदमी मारने पड़ेंगे। मेरे एक जहाज के बदले तुम्हें 1000 जहाज डुबाने पड़ेंगे। मैं महीनों नुकसान झेल सकती हूँ और आखिर में मेरी फौज तुम्हें हरा ही देगी और फिर मैं तलवार की नोक पर तुमसे तुम्हारे जहाज और तुम्हारी आजादी दोनों छीन लूंगी। लेकिन तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मुझे तुम जैसा बहादुर सिपहसालार चाहिए, इसीलिए अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना सबसे खास सिपहसालार बना दूंगी। आर्टेमिया अपने हुस्न के जाल में थेमेस्टिक्लिस को फंसाने की पूरी कोशिश करती है, पर वो मना कर देता है कि मेरी हर एक सांस यूनान के लिए है। जिस पर आर्टेमिया को गुस्सा आ जाता है और वो इसे बाहर फिकवा देती है। वापस आकर थेमेस्टिक्लिस अपने साथियों से कहता है कि कल आर्टेमिया अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी और फिर हम देखते हैं कि आर्टेमिया अपनी पूरी फौज के साथ थेमेस्टिक्लिस और उसकी फौज को समुद्र की गहराइयों में दफन करने के लिए आ जाती है और इसके दानव लोहे के जहाज को घुमाकर उसका तेल समुद्र में मिला रहे हैं। और तभी आर्टेमिया अपने खास मुहाफिजों को भेजती है जिनकी पीठ पर बॉम्ब बंधे हुए हैं और अब तक पानी में भी हर जगह तेल फैल चुका है, इसीलिए थेमेस्टिक्लिस अपने साथियों से पीछे हटने को कहता है और तीरंदाजों से सुसाइड बॉम्बरों को मारने को कहता है जो थेमेस्टिक्लिस के जहाजों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि आर्टेमिया सीलियस के सीने में कई सारे तीर उतार देती है, पर फिर भी सीलियस अपने बेटे से लड़ते रहने को कहता है। तभी वो राक्षस इन पर जलते हुए गोले फेंकने लगते हैं जिससे पानी में हर जगह आग लग जाती है और ये लोग जैसे ही दानव को मारते हैं तो वो खुद जलते हुए तेल में गिर जाता है जिससे तेल का जहाज फट जाता है और उससे थेमेस्टिक्लिस के कई सारे जहाज तबाह हो जाते हैं जिसमें इसके बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आर्टेमिया एक सुसाइड बॉम्बर पर निशाना दाग देती है जिससे थेमेस्टिक्लिस का जहाज भी तबाह हो जाता है और आखिरकार आर्टेमिया ने थेमेस्टिक्लिस और उसकी फौज को समुद्र की गहराइयों में दफन कर ही दिया। पर थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि थेमेस्टिक्लिस बच जाता है, लेकिन इस हमले के बाद अब सिर्फ चंद सिपाही ही जिंदा बचे हैं, बाकी सब मारे जा चुके हैं। और इधर हम देखते हैं कि ज़र्जिस को भी अब यूनान के एथेंस शहर में घुसने का रास्ता मिल चुका है। और अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है ताकि आपका मजा खराब ना हो, इसीलिए आप इस वीडियो के बाद इसका पहला पार्ट जरूर देखना। और ज़र्जिस को बड़े एफियाल्टिस से कहता है कि लियोनाइडस की तलवार ले जाओ और उन्हें बताओ कि मैं आने वाला हूँ। जल्दी ही उनका जगमगाता शहर तारीख के पन्नों से मिटने वाला है। इसके बाद जब एफियाल्टिस एथेन आता है तो थेमेस्टिक्लिस कहता है कि मैं ये तलवार तेरे ही खून से रंग दूंगा, जिस पर एफियाल्टिस कहता है कि मेरी विनती है तुम सबसे, ज़र्जिस इस शहर को जलाकर राख कर देगा। जिस पर थेमेस्टिक्लिस कहता है कि तू अपने सम्राट ज़र्जिस से जाकर कह दे कि कल हम अपने बचे कुचे जहाज लेकर सोलोमस की समुद्री खाड़ी में ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसके बाद थेमेस्टिक्लिस स्पार्टा में आकर रानी से कहता है कि ये वक्त स्पार्टन की शहादत पर आंसू बहाने का नहीं है, बल्कि उनकी कुर्बानियों का बदला लेने का वक्त है, क्योंकि उनकी कुर्बानी हार नहीं थी, वो एक शानदार जीत थी जो पूरे यूनान को एक कर देगी। और इधर हम देखते हैं कि ज़र्जिस की फौज ने एथेंस शहर को जलाकर राख कर दिया है और बचे कुछ सिपाहियों और औरतों के साथ ये जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। अपने बदले की आग में ज़र्जिस पूरे शहर को जलाकर उनकी लाशों पर बैठा है। तभी एफियाल्टिस आकर कहता है कि मेरे मालिक एथेनियन का बचा कुचा समुद्री बेड़ा सोलोमस की खाड़ी में है, जिनका कमांडर थेमेस्टिक्लिस है। जिस पर आर्टेमिया कहती है कि वो मर चुका है, पर एफियाल्टिस कहता है कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो जिंदा है। जिस पर आर्टेमिया कहती है कि हम इसी वक्त उन पर हमला करेंगे, पर ज़र्जिस कहता है कि ये उनकी चाल भी हो सकती है। जिस पर आर्टेमिया कहती है तो अब जंगी मामलों में क्या तुम मुझे सलाह मशवरा दोगे? जिस पर ज़र्जिस को गुस्सा आ जाता है और वो आर्टेमिया के थप्पड़ मार देता है, पर आर्टेमिया कहती है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ थेमेस्टिक्लिस पर हमला करूंगी
और भूलो मत तुम्हारे इस बचकाने सर पर ताज किसने रखा है राजा साहब। और इधर थेमेस्टिक्लिस अपने साथियों से कहता है कि आज अकेले हम उस राक्षस का सामना करेंगे जिसका मनहूस साया हमारी जमीनों पर पड़ा है, जिन्होंने हमारे एथेंस शहर को जलाकर राख कर दिया है। मैंने स्पार्टा से मदद की दरख्वास्त की थी कि वो ऐसे वक्त में हमारी मदद करें, पर उनके मुताबिक वो हमें पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं। जिस पर इसके साथी कहते हैं कि स्पार्टन के बिना हम कुछ नहीं। पर थेमेस्टिक्लिस कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 जहाज हैं, हम मजदूर और व्यापारी हैं जो जंग में तपकर मर्द बन गए। तो फिर चलो आज कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना करें। आज का दिन बहुत फक्र वाला है, दिखा दो उन्हें कि इतिहास के सुनहरे पन्ने कैसे लिखे जाते हैं, और ये भी दिखा दो कि हम सर कटा लेंगे लेकिन कभी भी अपना सर झुकाएंगे नहीं। और फिर इसके बाद थेमेस्टिक्लिस अपने सिर्फ 5 जहाज लेकर दुश्मनों के सैकड़ों जहाजों का सामना करने निकल जाता है। थेमेस्टिक्लिस कहता है कि जीतने की सिर्फ एक ही उम्मीद है कि अगर हम आर्टिमिशिया को मार दे तो उसकी कमान के बिना उनकी जल सेना किसी काम की नहीं। पर इधर आर्टिमिशिया भी अपनी सेना से कहती है कि यूनान का आज हर एक जहाज मिटा देना, कोई रहम मत करना, आज या तो सर झुकेंगे या सर कटेंगे। और फिर जल्दी ही ये दोनों जहाज आपस में टकरा जाते हैं। जाबाज एथेनियन दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं और जल्दी ही खून और मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है, क्योंकि आर्टिमिशिया और उसके जाबाज भी एथेनियन के खून के प्यासे हो चुके हैं। जीत की सिर्फ एक ही उम्मीद है, आर्टिमिशिया की मौत। इसीलिए थेमेस्टिक्लिस अपने तेज घोड़े के साथ जल्दी ही दुश्मनों को मारते हुए उसके करीब जाने की कोशिश करता है। पर उससे पहले थेमेस्टिक्लिस को आर्टिमिशिया के मुहाफिजों से लड़ना पड़ता है। इसीलिए थेमेस्टिक्लिस अकेला ही उन सबको मारने लगता है, क्योंकि आज एथेनियन लड़ेंगे जी जान से और मरेंगे शान से। और इन्हें मारने के बाद अब थेमेस्टिक्लिस को आर्टिमिशिया की नफरत और उसके गुस्से का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अव्वल दर्जे की तलवारबाज है। इसीलिए थेमेस्टिक्लिस आर्टिमिशिया की रफ्तार का सामना नहीं कर पाता। पर जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे को तलवार की नोक पर ले लेते हैं। आर्टिमिशिया कहती है कि हथियार डाल दो या फिर सर कलम कर लो, पर थेमेस्टिक्लिस कहता है कि गुलामी की जिंदगी से आजादी की मौत मंजूर है, भले ही वो गुलामी की जंजीर तुमसे ही क्यों न जुड़ी हो। तभी हम देखते हैं कि स्पार्टा की रानी सैकड़ों जहाज और स्पार्टा के साथ यहाँ आ जाती है। थेमेस्टिक्लिस कहता है कि तुम्हें घेरा जा चुका है, तुम्हारे खिलाफ पूरा यूनान एक हो चुका है। और ऊपर से ज़र्जिस भी ये सब देख रहा होता है कि उसकी जल सेना अब आर्टिमिशिया के गुस्से की कीमत चुकाएगी। थेमेस्टिक्लिस आर्टिमिशिया से कहता है कि मुझे एक औरत को मारने पर मजबूर मत करो, मैं तलवार हटा सकता हूँ। पर आर्टिमिशिया भागने के बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करती है, इसीलिए वो थेमेस्टिक्लिस के हाथों मारी जाती है। और अब स्पार्टा इन फारसियों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते हैं, मानो जैसे इंतकाम की आग में ये आज इस समुद्र को फारसियों के खून से लाल कर देंगे। क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा कि सिर्फ 300 स्पार्टा ने ही ज़र्जिस की लाखों सेना पर कैसा कहर बरसाया था, लेकिन वो तो सिर्फ एक आंधी थी। और अब तो हजारों स्पार्टा और यूनानियों की फौज इंतकाम के तूफान पर सवार होकर ज़र्जिस की ओर बढ़ रही है। और अब इनके इंतकाम की प्यास जब तक नहीं बुझेगी जब तक ये ज़र्जिस और उसके एक एक आदमी को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देते। और इसी के साथ ये दूसरा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो कमेंट में इसका लिंक है, जाकर देखो कि सिर्फ 300 स्पार्टा ने ज़र्जिस की लाखों की फौज पर कैसा कहर बरसाया था। इसका पहला पार्ट इससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है। पर जाने से पहले इस वीडियो को तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ हमें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि इससे और भी अच्छी वीडियो आने वाली है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।